तो सबसे पहले तो एक काम करो, जल्दी से बैग पैक कर लो। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं इंडिया की सैर करने। हम पूरा का पूरा इंडिया ट्रैवल करेंगे। हम पहले जाएंगे हिमालय पर्वत पे घूमने के लिए, जाएंगे उत्तरी मैदान में। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रायद्वीप पे पठार में घूमने जाएंगे। बहुत सारे पठार अलग अलग जगह पे। पठार क्या होता है ये समझ ही नहीं आता, तो वहां भी घूम के आएंगे। मैं दिखाऊंगा ना आपको, वहां पे चलेंगे तो घूमने पठार में दिखाऊंगा आपको, और वहां पे आप देखते समझ जाओगे कि हाँ यह पठार है। फिर उसके बाद हम चौथी जगह पे जाएंगे घूमने, जो कि है भारतीय मरुस्थल। उसके बाद फिर तटीय मैदान में जाएंगे, और तटीय मैदान में जाके फिर वहां से हम समुद्र में गोता लगा लेंगे एकदम अंदर जाके। और गोता लगाते लगाते समुद्र में, जब मैं तटीय मैदान में समुद्र में गोता लगाया, गोता लगाते लगाते मैं द्वीप में घूमने आऊंगा, और यहीं से गोता लगाते लगाते तैरते 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 मैं इधर द्वीप में चला जाऊंगा घूमने के लिए। तो टोटल मैं 6 जगह घूमूंगा आज। आप भी मेरे साथ अगर घूमने के लिए तैयार है तो जल्दी से बैग पैक कर लो, और एक एक करके इस जगह पे आप घूमने चलते हैं। चलिए तैयार है आप हिमालय पर्वत में घूमने के लिए? देखिए घूमना शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जब यहाँ पे आएंगे तो हम ना यहाँ से देखना शुरू करेंगे। जब हम यहाँ से देखते हैं तो पता है क्या चलता है हमें, यहाँ पे हम देखना शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए। तो मैंने यहाँ से जब देखना शुरू किया तो मैंने इसमें 3 लेयर्स देखी। एक सबसे बाहर वाली लेयर देखी, ये रही सबसे बाहर वाली, और इसके अंदर वाली देखी, और एक सबसे अंदर वाली लेयर देखी। ये 3 लेयर मैंने देखी। एक देखी पहली लेयर, और एक देखी दूसरी लेयर, और फिर तीसरी लेयर देखी। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है, सबसे अंदर, उसका नाम होता है हिमाद्री। उसको हम हिमाद्री कहते हैं, और वो सबसे उत्तर में है। सबसे उत्तर में वो लेयर हमने देखी। वहां पे हमें कुछ बात पता चली कि भाई वो जो लेयर है ना, जो ये वाली लेयर है, ये सबसे उत्तर में जो लेयर है, ये इसका नाम हिमाद्री है। और ये 6000 मीटर, यहाँ पे जो भाई पहाड़ है ना, जो पर्वत है, वो 6000 मीटर है। अब ये मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि मैं यहाँ घूमने तो आया हूँ, पर मुझे ये बताओ ना कि पहाड़ बनते कैसे हैं। तो क्या होता है ना, पहले जब भूकंप आते थे तो प्लेटें आपस में टकराती थी। तो ऐसे करके प्लेटें टकराई आपस में, कुछ ऊपर चढ़ गई, कुछ नीचे रह गई। पर कुछ प्लेटें ऐसी थी, एक इधर से प्लेट आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो कुछ आके एकदम से ऐसे हो जा रही है तो उठ जा रही है। तो अगर वो उठ जा रही है तो वो पहाड़ बन जा रहा है। जो जितनी तेज टकरा करके ऊपर उठ रहा है, जितना ज्यादा ऊपर उठ रहा है, वो उतना ऊंचा पहाड़ बन रहा है। तो सबसे ज्यादा ऊंचा कौन उठा और सबसे लास्ट में कौन बना, सब अभी भी मतलब ऊंचा होते जा रहा है, वो होते जा रहा है। तो वो क्यों होता जा रहा है? वो इसलिए होता जा रहा है क्योंकि वो हिमाद्री जो है वो 6000 मीटर है, और ये सबसे नया है। ये सबसे नया बना है, अभी भी नवीनतम। देखिए इसके लिए एक और शब्द यूज किया जाता है कि ये जो हिमालय पर्वत है ये नवीनतम है। क्यों? क्यों अभी भी बन रहे हैं ये। ठीक है, तो इसकी बात हम करेंगे। पहले ये देख लेते ना कि अभी हम घूमने आए, वहां की तो बात कर ले, ये तो देख ही लेंगे मेन मेन पॉइंट। पहले घूमने आए वहां की बात कर ले। फिर जब मैंने देखा ना, ये तो सबसे अंदर है। फिर जो बीच वाली लेयर मैंने देखी, वो लेयर का नाम है हिमाचल, और वो 3700 से 4500 मीटर है वहां पे। तो वहां पे क्या क्या पाया जाता है? पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत श्रृंखला, ये सब इसमें पाई जाती है बीच वाली लेयर में, हिमाचल में। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? हिमाद्री। बीच वाली कौन सी? हिमाचल। और हिमाद्री में कौन कौन से आते हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शिवालिक जो है, अब हम सबसे बाहर देख रहे हैं। सबसे बाहर की लेयर कौन सी है? ये कौन सी वाली है? तो ये वाली लेयर सबसे बाहर की है। तो जब मैं इसको देख रहा हूं, ये सबसे बाहरी श्रृंखला है, तो ये 900 से 1100 मीटर की है श्रृंखला। और यहाँ पे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारे के सारे क्षेत्र आते हैं। ये दून क्या होता है? दून में भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि दून का मतलब क्या होता है। एग्जाम में अलग से सवाल भी आ सकता है कि दून किसे कहते हैं। तो देखो, अगर कोई पहाड़ है, एक पहाड़ ये रहा और एक पहाड़ ये रहा, तो इसके बीच में ना एक जगह, एक लोग रहने लग जाते हैं यहाँ पे, तो उस जगह को हम दून कहने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे देहरादून भी होता है, पाटली दून भी होता है, और कोटली दून भी होता है, ये सब होता है। तो इसके 3 टुकड़े कैसे किए वो हमें पता चल गया। अच्छा, इसको ऐसा क्यों कहते हैं कि इसको देशांतरी विस्तार के अकॉर्डिंग बांटा गया है? ऐसा भी कहा जाता है कि सवाल आता है पेपर में कि हिमालय पर्वत को देशांतरी विस्तार के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया है। तो देशांतर मतलब क्या? ऐसी वाली लाइन है या फिर ऐसी वाली लाइन है? कैसी लाइनें होती है देशांतर? तो देशांतर ऐसी वाली लाइनें होती है। ऐसी वाली लाइनें मतलब लेयर्स के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि सबसे ऊपर कौन से, फिर नीचे कौन से, फिर नीचे। तो देशांतर यानी ऐसी वाले लाइनों के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर लेयर कौन सी? सबसे ऊपर कौन सी लेयर है? हिमाद्री। फिर उससे नीचे कौन सी? हिमाचल। फिर सबसे नीचे कौन सी है? शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो इस तरह से देशांतरी विस्तार इसका हो गया, और इस तरह से इसको याद रखना है।
तो यहाँ पे जब हम घूमने आए तो हम उत्तरी सीमा में घूमने आए, पता है। नवीन वलित पर्वत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नया नया अभी भी बन रहा है ये, इसलिए नवीन वलित पर्वत कह रहे हैं। इसकी जो लंबाई है ना, ज्यादातर जो औसत लंबाई है सबकी, मतलब सभी पहाड़ों की लंबाई, जो सबसे ऊंचे पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, उन सबकी लंबाई देखो कितनी है, 2400 किलोमीटर। और बात करें चौड़ाई की, देखो ये जो ऊपर तक जा रहा है इसको तो लंबाई कहते हैं, पर ये चौड़ा कितना है उसको चौड़ाई कहते हैं। तो ये देखा गया ना कि इस तरफ तो कश्मीर है, तो कश्मीर में जो इसकी चौड़ाई निकली वो निकली 400 किलोमीटर, इन पहाड़ों की, इन पर्वत की। पर अरुणाचल प्रदेश में इस तरफ जब आ गए हम, तो देखा यहाँ पे पहाड़ की जो ऊंचाई है, चौड़ाई चौड़ाई वो कम हो गई, जो कि 150 किलोमीटर हो गई। तो अभी ना हम क्या करें, इसको ना हमने लेयर्स के अकॉर्डिंग देखा कि सबसे ऊपर कौन सा, हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। अब ऐसे करते हैं ना, अभी तो हमने इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है देशांतर के रूप में, पर अब हम ऐसा करते हैं कि इसको आधे आधे टुकड़े कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके टुकड़े कर देते हैं, यानी इसको कुछ और बोलेंगे, इसको कुछ और नाम देंगे, इसको कुछ और, इसको कुछ और। तो वो देखते हैं कि इसको कैसे बांटा गया है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इतने इतने टुकड़े कर रहे हैं छोटे छोटे। तो हमने ऐसे कितने टुकड़े किए, 5। इन पांचों के अलग अलग नाम है। एक है, पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है वो सतलुज और सिंधु नदी के एकदम बीच में होता है। ठीक इस तरह पंजाब हिमालय किसके बीच में, सतलुज और सिंधु नदी के बीच में होता है। देन उसके बाद कुमाऊं हिमालय जो है वो काली नदी और सतलुज के बीच में होता है। देखो सतलुज का एक हिस्सा यहाँ आ रहा है और दूसरा वाला हिस्सा यहाँ आ रहा है, तो सतलुज ये भी है, ये सतलुज है, ये वाला जो ग्रीन इधर जा रहा है ना, ये सतलुज है और ये काली है। तो सतलुज और काली नदी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कौन सा हिमालय, कुमाऊं हिमालय है। ठीक, देन उसके बाद नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में ये जो है, ये नेपाल वाला एरिया है ना, तो नेपाल हिमालय है। देन उसके बाद असम हिमालय, तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में असम इस तरफ कहीं है, तो ये हो गया असम हिमालय। देन उसके बाद पूर्वांचल हिमालय क्या होता है, जो भारत का एकदम पूरब वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरब है, तो यहाँ पे जो हिमालय है उसे बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। अगर सवाल आए कि पश्चिम से पूरब की तरफ हिमालय को कैसे बांटा गया है, तो 5 तरीके से बांटा गया, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। इन 5 हिमालय में इसको बांटा गया है। उत्तरी मैदान में हम घूम रहे हैं, तो यहाँ पे ये उत्तरी मैदान बना कैसे, बेसिकली 3 नदी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो उस जब वो नदी ऐसे करके नीचे आ रही होती है, तो वो कुछ मिट्टी को छोड़ रही होती है, उस मिट्टी की छोड़ने की वजह से प्लेन एरिया एक बन गया। उस प्लेन एरिया को, वो जो प्लेन एरिया उत्तर में है भारत के, उसे हम उत्तरी मैदान बोल रहे हैं, सिंपल। तो ये कौन सी 3 नदी से मिलकर बना है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदी की वजह से बना है ये। और यहाँ पे जितनी भी मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मतलब कौन सी, देखो नाम क्या कह रहा है, जल ओढ़, यानी कि जिसने जल को ओढ़ रखा है अपने ऊपर, एक तरह से ऐसी मृदा, यानी ऐसी मृदा जो कि बहुत उपजाऊ होगी, क्योंकि उसमें पानी अच्छा खासा है। तो पानी अच्छा तो वहां पे खेती भी अच्छी होगी, इसलिए उत्तरी मैदान वाला जितना भी एरिया है, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी, चाहे बिहार, कोई सा भी एरिया, यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक कि असम के साइड में भी खेती बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जलोढ़ मृदा है। और जलोढ़ मृदा किसकी वजह से आई, इन 3 नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की वजह से आई है। देन उसके बाद हम देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, ये है 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मतलब ये चौड़ाई, अगर ये एक पट्टी की तरह से, इसकी चौड़ाई कितनी है, 240 से 320 किलोमीटर। और इसके ना 3 भागों में इसको बांटा गया। देखो 3 अलग अलग नदी आ रही है, तो सिंधु जो जहां पे जिस तरफ जा रही है पंजाब वाला हिस्सा है, तो पंजाब, इसे कहते हैं पंजाब का मैदान। जहां पे गंगा नदी आ रही है और वो अपना विक्षेप बना रही है, एक विक्षेप इन द सेंस कि वहां पे वो एक तरह से धरती से जाकर के टकरा रही है और मिट्टी बना रही है, तो वो जो मैदान बना वो गंगा का मैदान है। और जहां पे ब्रह्मपुत्र ऐसा कर रही है वो ब्रह्मपुत्र मैदान है। इसीलिए इसके 3 टुकड़े करे गए हैं। तो 3 टुकड़े किस तरह से किए पता होना चाहिए आपको। तो पंजाब के मैदान की बात कर लेते हैं। तो ये उत्तरी मैदान है, ये वाला उत्तर में है, इसलिए उत्तरी मैदान। तो अगर ये उत्तरी मैदान है तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये पूरब। तो उत्तरी मैदान, ये उत्तरी मैदान है, इसका पश्चिम वाला हिस्सा, पश्चिम इधर है ना, पश्चिम वाला हिस्सा वो पंजाब का मैदान है। तो यही लिखा है मैंने, उत्तरी मैदान का पश्चिम भाग। और यहाँ पे 2 आब बहुत है, 2 आब। अब ये 2 आब क्या होता है, देखो आब मतलब होता है पानी, 2 यानी कि 2 पानी। अब 2 पानी मतलब क्या, एक बूंद और दूसरी बूंद नहीं, एक नदी जा रही है और दूसरी नदी जा रही है, तो 2 नदी के बीच में जो जगह है ना उसे कहते हैं 2 आब। मान लीजिए यहां से एक नदी जा रही है और यहां से एक नदी जा रही है, उसके बीच में जो जगह है उसको कहते हैं 2 आब। ऐसे ही होता है एक, जैसे एक जगह का नाम है पंजाब। पंजाब जो है उसका पंजाब नाम क्यों है,
क्योंकि वो 5 नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज इन 5 नदियों के एकदम बीच में है और 5 नदियों से मिलकर के एक बना है, ऐसे कह सकते हैं उसे हम। वो जो शहर है उसे हम कहते हैं पंजाब। इसीलिए पंजाब को पंजाब कहते हैं क्योंकि 5 आब है वहां और 2 आब मतलब जहां पे 2 आब होते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं गंगा मैदान। जो ये गंगा का मैदान है इतना वाला एरिया उसकी बात कर रहे हैं। तो घग्गर और तिस्ता नदी, यहाँ पे घग्गर है, यहाँ पे तिस्ता नदी है, उनके बीच में है गंगा का मैदान। और जो हम जहाँ रहते हैं ना, यूपी बिहार या जो भी एरिया है, दिल्ली जो भी, वो सब गंगा के मैदान में आता है। ठीक है। देन उसके बाद इससे इधर जो भी है जितनी भी आसाम के साइड में, वो ब्रह्मपुत्र मैदान है। ब्रह्मपुत्र के अवसादों से मिलकर बना। जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है वो धरती पे जाके टकराई तो उसने मिट्टी छोड़ी नीचे, तो वहां पे जो मैदान बन गया ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से, उसे हम कह रहे हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। देन उसके बाद असम में है, ये असम वाला एरिया है ना, तो असम वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र का मैदान है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि पंजाब शब्द का क्या मतलब है। तो जो उत्तरी मैदान होता है ना, वो अलग अलग तरीके का होता है। ऐसा नहीं कि सब एक ही जैसे सारी जमीन एक जैसी होगी, तो उसमें 4 अलग अलग तरह की जमीनें पाई जाती है। एक तो ऐसा होता है कि मान लो कहीं से ना शिवालिक पहाड़ है, देखो ध्यान से समझना, ये कौन सा हिमाद्री था, बीच में कौन सा हिमाचल, और फिर उसके बाद कौन सा था शिवालिक। तो शिवालिक जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही मैदान शुरू हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही देखो, ये शिवालिक है, इसको मैंने ड्राइंग करके यहाँ पे बनाया, तो ये शिवालिक है, शिवालिक वाली पहाड़ है। यहाँ से जो नदी आ रही है वो नदी, ये पूरा मैदान वाला हिस्सा है, वो नदी जब आती है तो एक ना नीचे अपने कुछ पत्थर छोड़ देती है, गुटिका, यानी कि गुटिका लिखा है यहाँ पे, गुटिका मतलब कुछ गिट्टे छोड़ देती है नीचे, कुछ गिट्टे ढलान करके कुछ गिट्टे यहाँ पे इकट्ठा कर देती है। तो जहां पे गिट्टे इकट्ठा कर देती है ना, उसे हम ये 8 से लेकर 16 किलोमीटर का एरिया बन जाता है जहां पे गिट्टे इकट्ठा हो गए। उस जगह को हम भाबड़ बोलने लग जाते हैं। क्या कहते हैं? भाबड़, भाबड़, भाबड़ कहते हैं। तो भाबड़ क्या होता है, अगर पेपर में आएगा भाबड़ क्या होता है तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे नदियां पर्वतों से, नदियां जो है पर्वतों से नीचे उतरते समय, नीचे उतर रही है उस समय शिवालिक की जो ढाल है उस पर 816 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बना रही है, जिसमें गुटिका का निक्षेप कर रही है, उसे हम भाबड़ कहते हैं। तो भाबड़ क्या होता है, शिवालिक से जो नदी, उसकी शिवालिक की जो ढाल है उससे जो नदी आ रही है वहां पे 8 से लेकर 16 किलोमीटर के दूर एक गुटिका का निक्षेप कर रही है। गुटिका यानी गिट्टी वहां पे बिछ जा रही है। तो गिट्टी का जो वहां पे बिछना है वो जो जगह है उसको हम कहते हैं भाबड़। अब इसी से जब हम थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ से जमीन के अंदर पानी चला गया पत्थरों के बीच में, तो यहाँ से कुछ पानी निकल रहे होते हैं, तो यहाँ पे एक दलदल वाला एरिया बन जाता है। इस दलदल वाले एरिया को बोलने लग जाते हैं हम तराई। तो अगला पूछा अगर एग्जाम में कि तराई क्या होता है तो कैसे लिखेंगे, भाबड़ के दक्षिण में, ये भाबड़ है, भाबड़ के दक्षिण, दक्षिण यानी कि दाई तरफ, दक्षिण यानी दाई तरफ होता है। दक्षिण का 2 मीनिंग होता है, एक तो होता है कि नीचे की तरफ और एक होता है दाई तरफ। तो दक्षिण जो है वो भाबड़ के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां, भाबड़ के जो दक्षिण की तरफ होता है सरिता यानी कि छोटी छोटी नदी, और नदी यानी कि बड़ी वाली नदी निकल रही होती है, दोबारा से पुनः निकल आती है, इसी में से नदी निकल के आ रही है दोबारा से। तो एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे दलदली क्षेत्र बन जाती है, उसे हम तराई कहते हैं। देखो ध्यान से फिर से समझना, मैं दोबारा समझाता हूँ। शिवालिक है, शिवालिक की ढलान से जो नदी आ रही है वो 8 से लेकर के 16 किलोमीटर दूर कुछ पत्थर को इकट्ठा कर दे रही है, उसे हम भाबड़ बोल रहे हैं। अगर वहीं पत्थरों के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है और वो पानी पूरे में फैल जा रहा है आगे तक, तो उस जगह वहां पे दलदल बिछ जा रहा है, तो वो दलदल जो है उसे हम कह रहे हैं तराई। तो भाबड़ और तराई में अंतर आपको समझ आ गया होगा। अभी 4 प्रकार की भौगोलिक आकृतियां देखने, हमने 2 देखी भी, भाबड़ और तराई। अभी 2 और बाकी है जो कि भांगड़ और खादड़। इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी सवाल आ जाता है कि भांगड़ और खादड़ में क्या अंतर होता है, 2 या 3 मार्क्स में आ जाता है। तो ध्यान से देखना, आगे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद करना होगा इसको, ठीक। तो भांगड़ क्या होता है, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान कौन सा, ये जो हम पढ़ रहे हैं वही है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग, तो सबसे ज्यादा विशालतम भाग कौन सा होता है, वो होता है भांगड़। अब ये भांगड़ होता क्या है, ये पुराने जलोढ़ का बना होता है, नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं, उसे भांगड़ कहते हैं। ध्यान से समझना आप। जैसे अगर कहीं नदी है, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कहीं नदी है तो ये जो नदी है इस तरह से, तो यहाँ पे कई सारे इसमें लेयर्स, ये जमीन है, ये जमीन है और ये नदी है, नदी। तो जमीन और नदी के बीच में यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी नदी है और इधर भी जमीन है,
कैसे, अभी मैं बताता हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि नदी, नदी मतलब जो बीच में से निकल रही है, और जमीन ये रही, दोनों तरफ जमीन है और बीच में नदी अगर जा रही है, तो यहाँ पे ना बार बार अगर ये पानी बार बार इधर इधर आता रहेगा, पूरे बहाव के साथ आता रहेगा एकदम सीधा, तो इससे थोड़ा साइड में हट करके कुछ ऐसी मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी होती है, उस मिट्टी का नाम क्या है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्यों नाम है, उत्तरी मैदान में जितनी भी मृदा है सब जलोढ़ मृदा पाई जाते हैं ज्यादातर। तो जलोढ़ मृदा जो पाई जाती है वहां पे, ये जलोढ़ मृदा ना पुरानी वाली होती है, पुरानी तरह की जो जलोढ़ मृदा होती है वो यहाँ पे होती है इस एरिया में। तो इस एरिया को हम कहते हैं भांगड़। ठीक, तो ये विशालतम भाग है, यानी सबसे ज्यादा भाग कौन सा है, भांगड़ ज्यादा होता है कि खादड़, तो भांगड़ ज्यादा होता है। विशालतम भाग क्या है, भांगड़। तो इस तरह से, और पुराना जलोढ़ यहाँ पे होता है। वेदिका जैसी आकृति मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना एक वेदिका जैसी ऐसी ऐसी आकृति बनती है, छोटा छोटा मिट्टी का लेयर जैसा बनता है, इसे वेदिका जैसी आकृति बोलते हैं। देन उसके बाद खादड़ क्या है, तो खादड़ क्या होता है, ये भी नदी के पास ही होता है, मैदान में नए, यहाँ पे ना बस अंतर ये होता है कि नए निक्षेप होते हैं, यानी नदी यहाँ से जा रही है तो इसके जो जस्ट पास वाली मिट्टी होगी वो बार बार हिलते जाएगी, वो बार बार डिस्टर्ब होते जाएगी, वहां की मिट्टी कभी झड़ेगी फिर नई बनेगी, झड़ेगी फिर नई बनेगी। तो बार बार जो नई बनती है, नए जलोढ़ मृदा से जो बनती है, ये नए वाले जलोढ़ मृदा से बनती है, नए जलोढ़ मृदा से बनती है। इसको हम कहते हैं, ये हो गया जो नए जलोढ़ मृदा से बन रही है, इसको हम कह रहे हैं खादड़। तो भांगड़ कौन सी हो गई, पुरानी जलोढ़ वाली, और खादड़ कौन सी हो गई, नई जलोढ़ वाली। तैयार हो जाओ प्रायद्वीपीय पठार में घूम के आने के लिए। पठार क्या होता है, देखो पहाड़ होता है, पहाड़ जानते हो, ये पहाड़ है। अगर मैं पहाड़ को यहाँ से कट कर दूं, ऐसे करके कट कर दूं, बड़ा गंदा कट किया है, अगर कट कर दूं तो ऐसी जमीन बन जाएगी प्लेन सी, मतलब ऊंची तो है पर ऊंची जगह में प्लेन भी है, यानी मैदान एरिया भी है। तो अगर ऊंचा जाऊं और फिर वहां पे प्लेन एरिया हो और फिर नीचे भी जा सके, तो उसको बोलते हैं पठार। तो पहाड़ तो ऐसा होता है, पहाड़ ऐसा होता है त्रिकोण पूरा, लेकिन पठार क्या होता है, वो ऊपर से चपटा होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक, तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो ये 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे ना देखो, मालवा का पठार होता है, मालवा पठार बोलते हैं। एक्चुअल में ना ये पूरा ऐसे करके ये ट्रायंगल एरिया है जहाँ पे पठार है, तो यहाँ पे मालवा पठार होता है, और यही यहाँ पे छोटा नागपुर होता है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार होता है। यहाँ पे दक्कन का पठार होता है, दक्कन का पठार। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं ना, पठार मतलब समझ आ गया, जो पठार होते हैं वो पुराने क्रिस्टलीय और आग्नेय रूपांतरित शैलों से बने होते हैं। ये शैलों के नाम है, पत्थरों के नाम है, क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित, ये अलग अलग शैलें यानी पत्थर है, उनके नाम है, उनसे बने होते हैं ये। देन उसके बाद गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि क्या होता है, जो भारत का ये वाला टुकड़ा है ना, ये इतना, ये ट्रायंगल जो इतना है, इतना वाला, ये पूरा पठार प्रायद्वीप वाला, इसका जो ये वाला हिस्सा है ना भारत का, उसे हम कहते हैं गोंडवाना। तो गोंडवाना वाला हिस्सा है, इसके टूटने के कारण बना है। एक्चुअली पता है क्या था, हमारा भारत ना सिर्फ इतना था जब शुरू की बात है एकदम, तो भूकंप आने के बाद इतना वाला जमीन ये इसमें जाके टच हो गया, तभी तो यहाँ पे जो जमीन थी और यहाँ जो जमीन थी वो मिलकर ऐसे ऊंचा उठा दी, तो यहाँ पे हिमालय पर्वत और बाकी सारे तीनों पर्वत बन गए यहाँ पे। इसीलिए क्योंकि इधर की जमीन कांस्टेंट थी, वहीं पर थी, बस ये जो जमीन है ये कहीं और थी, और ऐसे करके भूकंप के कारण ये इसमें चिपक गई, तो जब ये चिपकी तो पर्वत बन गए ऐसे करके। तो इस वाली जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं गोंडवाना भूमि। ये गोंडवाना भूमि है, यहीं पे प्रायद्वीपीय पठार है। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो एक इस तरफ है दक्षिण की तरफ, तो उसको कहते हैं दक्कन का पठार, और एक बीच में है, जो बीच में है ना उसको हम कहते हैं, बीच में है यानी कि मध्य में है, और ऊंची है इसलिए उच्च, मध्य में है, उच्च भूमि है, मतलब बीच में जो ऊंची जमीन है मध्य उच्च भूमि कहते हैं उसको हम। एक हो गया मध्य उच्च भूमि और एक हो गया दक्कन का पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार 2 हिस्से में बांटे जाते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। और मध्य उच्च भूमि भी 2 तरह के होते हैं, मालवा पठार और छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार वाला पूरा एरिया है ना, वहां पे एक अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी क्यों पाई जाती है, देखो ज्वालामुखी जो होती है, ज्वालामुखी फटने के कारण उसमें से लावा निकलता है, वो लावा अगल बगल इधर उधर फैल जाता है, तो जब वो जमता है ना वो लावा, तो वो काली मिट्टी बन जाता है। उस काली मिट्टी को दक्कन ट्रैप बोला जाता है, दक्कन ट्रैप, उस मिट्टी का नाम है दक्कन ट्रैप। वहां की जो प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी होती है उसको दक्कन ट्रैप कहा जाता है। देखो अब मरुस्थल में घूमने चलते हैं। मरुस्थल के बारे में क्या पता है, मरुस्थल हमें पता है कि ये राजस्थान वाला एरिया होता है, यहाँ पे होता है मरुस्थल, है ना।
मरुस्थल यानी कि मरुस्थल, मर के स्थल नहीं होता कि मरुस्थल, तो ये होता है मरु यानी कि ऐसी भूमि जो कि बिल्कुल ही वो ना पानी हो, बंजर हो एक तरह से, वो कह सकते हैं बंजर जमीन। मरुस्थल मतलब बंजर जमीन कह सकते हैं। हालांकि वहां पे पौधे होते हैं, पर कैसे वाले होते हैं, कटीले, जैसे कैक्टस हो गया, ये सब होता है वहां पे, है ना। तो यहाँ की बात क्या है, देखो यहाँ पे ना कहीं अरावली पर्वतमाला होती है। पर्वतमाला यानी पर्वत का समूह होता है। अरावली पर्वत यहाँ पे होती है। तो अरावली पर्वत के इस तरफ है, यानी कि पश्चिम की तरफ है। अरावली पर्वत के पश्चिम की तरफ है क्या, हमारा भारत का मरुस्थल। सिर्फ यही है ना, और कहीं तो नहीं है। हाँ, तो ये राजस्थान में, ये बस, और कहीं पे नहीं है। तो बालू के टिब्बों से ढका रेतीला मैदान। बालू के टिब्बे यानी कहाँ, कैसा, क्या होता है इसका मतलब बालू दूर दूर हम देखें तो बालू के टीले पड़े होते हैं कहीं, मतलब बालू का पहाड़ जो बन जाता है उसे बालू के टीले कहते हैं, वैसा होता है। प्रतिवर्ष यहाँ पे 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, मतलब बारिश तो मतलब ना के बराबर होती है। जलवायु यहाँ की कैसी है, सूखी है, सूखी जलवायु। और यहाँ पे कटीली वनस्पति होती है। सबसे बड़ी नदी का नाम याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, कि यहाँ पे इकलौती जो नदी है, सबसे बड़ी नदी है वो, उसका नाम बताओ, तो वो है लूनी नदी। लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है, जो कि एकमात्र इकलौती नदी है, मरुस्थल में पाई जाती है, भारतीय मरुस्थल राजस्थान के साइड में। तो और यहाँ पे ना कुछ बरकान भी पाए जाते हैं। अब बरकान क्या होता है, ये भी एमसीक्यू में सवाल आ सकता है। बरकान देखो, जहां पे ना ऐसे जब बालू के टीले इकट्ठा हो जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो बालू के टीले ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, और वो ऐसे करके होते हैं, ऐसे टीले होते हैं। उसको, जो ये टीले बने हैं, जैसे अगर कोई मतलब बालू बहुत सारे इकट्ठा हो गया यहाँ पे, इधर हवा नहीं चल रही लेकिन इधर हवा चल रही है सारी की सारी, और सारे के सारे रेत इकट्ठा हो गए, एक के ऊपर एक चढ़ गए, तो एक चांद जैसी आकृति बन जाती है यहाँ पे, अर्धचंद्राकार, आधे चांद जैसी, आधे चांद जैसी बालू का एक टिल्ला, टिल्ला नहीं, टीला बन जाता है, टिब्बे बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे, उसे हम कहते हैं बरकान। तटीय मैदान के बारे में, तो पहले तो तट शब्द का मतलब समझ लो। तट क्या होता है, अगर कहीं जमीन है और पानी है, तो जमीन और पानी के बीच में जो बॉर्डर होता है उसको हम कहते हैं तट। ठीक, तो तट का मतलब समझ आ गया। तो तटीय मैदान की बात कर रहे हैं, तो ये पानी है, इधर, इधर पानी होता है, इधर क्या होता है याद करो, इधर कौन सा सागर होता है, किस सागर का नाम क्या है, अरब सागर। तो इधर अरब सागर होता है, और इस तरफ कौन सा होता है, पूरब है ना, ये पूरब की तरफ क्या होता है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये होता है पूरब की तरफ। तो अब ध्यान से सुनना, ये दक्कन का पठार हमने देखा था अभी पीछे, तो दक्कन का पठार होता है। तो दक्कन का पठार का जो पश्चिम वाला हिस्सा होता है, पश्चिम वाला हिस्सा, उसे मैं कहता हूं पश्चिमी घाट। देखो घाट बोला मैंने, पश्चिमी तट नहीं बोला अभी मैं पश्चिमी तट पे नहीं आया, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट, इसको हम कहते हैं, जो दक्कन का पठार का पश्चिम वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट, जबकि जो पूर्व वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भी आगे अंतर देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान, यानी कि पश्चिम, ये पश्चिम है ना, ये पश्चिम की तरफ जो तट है उसका मैदान, वहां पे जो मैदान बन रहा है, पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो इसकी वजह से ये यहाँ की जो जमीन है मैदान जैसी हो जा रही है, तो उसको वो देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान को। और फिर इस तरफ पूरब की तरफ एक तटीय मैदान है, उसको हम देखेंगे। तो इन दोनों में अंतर देख लेते हैं क्या होता है। तो पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं, तो ये कहाँ है, देखो इधर पश्चिमी घाट है, इधर क्या है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है इधर, और इधर क्या है, पूर्वी घाट, है ना, ये चीज पता है। तो और ये क्या है, ये वाला एरिया क्या है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। तो पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है ना, सही बोला मैंने, पश्चिमी घाट ये रहा, और अरब सागर उसके बीच में है पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये मैंने लिख दिया, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है, ठीक है। जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो पूर्वी घाट ये रहा, और बंगाल की खाड़ी, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में है वो है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, तो पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान में आपको अंतर समझ आ गया, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच, ठीक है, समझ आ गया। तो जो पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान होता है ना, वो पतला होता है, संकड़ा होता है, पतला, जबकि पूर्वी वाला चौड़ा होता है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर नदियां जो होती है, कौन सी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब यहीं पे इकट्ठा हो रही होती है और डेल्टा बनाती है।
डेल्टा क्या होता है, नदी के किनारे आपने देखा होगा ऐसे अलग अलग शेप के कुछ बन जाते हैं, अलग अलग शेप के पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, इनके बीच में छेद होते हैं, तो ये डेल्टा होते हैं, है ना। लाइनें लाइनें नहीं बन जाती, नदी के किनारे लाइनें बन जाती है कुछ, अगर आपने इमेज में देखा हो कहीं तो आपको पता हो कि लाइनें बन जाती है नदी के आसपास, तो उसे डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा बन गया। इस डेल्टा बनने के कारण क्या होता है ना, ये चौड़ा होता है। कौन सा चौड़ा होता है, पूर्वी तटीय मैदान या पश्चिमी, तो ये पूर्वी वाला है, तो पूर्वी तटीय मैदान इसलिए चौड़ा हो जाता है। किसके डेल्टा की वजह से, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, इनकी डेल्टा की वजह से ये चौड़ा हो जाता है, चौड़ा हो गया ये। देन इसके बाद अब हम क्या करते हैं ना, जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको 3 हिस्से में बांटते हैं। एक हो गया यहां से लेकर यहां तक वाला हिस्सा, और एक हो गया इतना वाला हिस्सा, और एक हो गया ये जो नीचे बचा ये वाला हिस्सा। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, और ये तीसरा हिस्सा है। पश्चिमी तटीय मैदान को हमने 3 हिस्से में बांटा। जो उत्तर की तरफ जो हिस्सा है, उत्तर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ऊपर है ना, ये ऊपर है, तो जो उत्तर की तरफ हिस्सा है उसे मैं बोलूंगा कोंकण, और जो बीच में है, बीच में मध्य में, उसको मैं बोलूंगा कन्नड़, और जो नीचे दक्षिण की तरफ है उसे मैं बोलूंगा मालाबार। ठीक, तो कोंकण कन्नड़ मालाबार, कोंकण कन्नड़ मालाबार, आपको याद रखना है, कोंकण कन्नड़ मालाबार, कोंकण कन्नड़ मालाबार, ये तीनों याद रखना है। देन उसके बाद जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, उसको भी 2 हिस्से बांटा है। यहां से इसके टुकड़े करें तो पहला टुकड़ा ये रहा और दूसरा टुकड़ा ये रहा। ये ना मैप में भी आ सकता है पूछने के लिए। तो पहला टुकड़ा जो है उसका नाम क्या है, ये उत्तर की तरफ है ऊपर, तो इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार बोलते हैं, उत्तर की तरफ है इसलिए। और जो दक्षिण में है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल, ये दक्षिण की तरफ है ना, इसे हम कहते हैं कोरोमंडल। ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ पे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी इन सबके डेल्टा होते हैं। यहाँ पे कुछ झीलें भी पाए जाते हैं, झीलें यानी छोटी छोटी नदी से भी छोटी नदी, एक हल्की सी, मतलब पानी इसमें से जाता रहता है ना, थोड़ा छोटी सी पतली सी जगह में, तो उसे झील कहते हैं। तो कुछ झील यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, ये सब झील के नाम है जो यहाँ पाए जाते हैं। चिल्का क्या है, चिल्का अगर कोई पूछे कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील होती है। ठीक है, तो अब हमने पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, इनके बीच में क्या अंतर है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो ध्यान से सुनना, आपको अपने आप ही अंतर याद हो जाएगा। कैसे, देखो ये पूरा दक्कन का पठार है, तो दक्कन के पठार का जो पश्चिम वाला किनारा है वो पश्चिमी घाट है, जबकि पूर्वी वाला जो किनारा है वो पूर्वी घाट है। तो पहली लाइन देखो, दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा पश्चिमी घाट, सिंपल, ये तो याद हो गया। पूर्वी घाट दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा, गलत लिख दिया, पूर्वी किनारा, दक्कन के पठार का पूर्वी किनारा है ना, ये दक्कन के पठार का जो पूर्वी किनारा है वो है पूर्वी घाट। फिर उसके बाद जो पश्चिमी घाट होता है ना, वो लगातार होता है, लगातार इन द सेंस कि वो लगातार उसके मतलब घाट जो होता है लगातार होते हैं, एक के बाद एक जगह होते हैं, उसमें जगह लगातार होते हैं। जबकि जो पूर्वी वाला घाट होता है उसमें कहीं पे जगह होती है, घाट होता है, कहीं पे नहीं होता है, कहीं पे घाट होता है, कहीं पे नहीं होता है, कहीं पे जगह रहने के लिए होती है, कहीं पे नहीं होती। तो वो हो गया इसका पूर्वी घाट। देन उसके बाद जो पश्चिमी घाट है उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। देखो पश्चिमी घाट की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जबकि पूर्वी घाट की ऊंचाई कम होती है। तो ढलान पूरी की पूरी इस तरफ होगी ना, इस तरफ ढलान होगी, है ना, क्योंकि ये नीचा है और ये ऊंचा है, तो ढलान इस तरफ होगी। तो इसीलिए ये जो नदी जो हमारी थी महानदी कृष्णा कावेरी, जो हमने देखा था पिछले बार, अभी जो इससे पहले लिखा हुआ था, वो सारी की सारी ज्यादातर नदी इधर गिर रही थी और डेल्टा बना रही थी, इसीलिए ये चौड़ा था, है ना। तो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, इसका अंतर जो हम देख रहे हैं, तो पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर होती है, जबकि पूर्वी घाट कम ऊंचा होता है, 600 मीटर का ही होता है। सबसे ऊंची शिखर का नाम क्या है पश्चिमी घाट में, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी मतलब किसी की मुंडी, अनाईमुड़ी मतलब किसी की मुंडी, अनाईमुड़ी, तो पश्चिमी में अनाईमुड़ी, इसीलिए पश्चिमी घाट, मतलब किसी भी तरह से याद कर लो बस, ठीक है। सबसे ऊंची शिखर कौन सी है पूरब में, पूर्वी घाट में, वो है महेंद्रगिरी। तो अगर हम द्वीप समूह की बात करें तो इसको हम 2 ग्रुप में बांटते हैं, एक तो जो पश्चिम की तरफ है और एक जो पूरब की तरफ है। तो जो पश्चिम की तरफ है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है। जो कि पूरब की तरफ है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना।
तो ये हो गए, ये पूरब की तरफ है और ये पश्चिम की तरफ है, तो इनको दो ग्रुप में बांटा गया। तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करें यहाँ की इसकी, तो यहाँ का ही केरल होता है। तो केरल का जो मालाबार वाला हिस्सा है ना, ये मालाबार वाला हिस्सा है। पठार की जब हम बात कर रहे थे तो हमने 3 हिस्से बांटा था ना, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। तो मालाबार का जो केरल वाला हिस्सा है उसका समुद्र तट जो है उसके पास में है ये लक्षद्वीप, है ना। तो ये तो बड़ा आसान था, मैप के अकॉर्डिंग आप इमेजिन करके बोल सकते हो, बता सकते हो। देन उसके बाद छोटे प्रवाल द्वीपों से बना, ये जो पॉइंट पॉइंट है ना इतने सारे, इनको हम कहते हैं प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप जो छोटे छोटे होते हैं उससे मिलकर बना है, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर के बना है ये लक्षद्वीप समूह। देन उसके बाद इसकी अगर हम देखें कि ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 32 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 32 वर्ग किलोमीटर। देन अगर हम बात करें कि सरकार कहाँ पे रहती है, ये इतने सारे यहाँ पे द्वीप दे रखे छोटे छोटे, तो कौन से वाले द्वीप पे सरकार है, तो कावारत्ती एक द्वीप है, कावारत्ती द्वीप पे वहां पे सरकार रहती है, प्रशासनिक मुख्यालय वहीं पे है। जैसे केंद्र शासित, जैसे अगर पूरी इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो वो राजधानी है वो क्या है, वो दिल्ली है, यहाँ पे मेन मेन सरकार रहती है। ऐसे ही बिल्कुल अगर हम लक्षद्वीप समूह की बात करें तो सरकार कहाँ रहती है, तो वो रहती है प्रशासनिक जगह पे, प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ उसका, कावारत्ती में है। अब अगर हम बात करें अंडमान निकोबार के बारे में, तो अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी के पास में है। ठीक, एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है, दो भाग है इसके, जो ऊपर वाला हिस्सा है, देखो नाम अंडमान निकोबार है, तो अंडमान यानी जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना उत्तर में जो है उसे हम कहते हैं अंडमान, और जो नीचे वाला है वो निकोबार है। और ये जो द्वीप समूह है ना ये पूरा का पूरा, इसमें यहाँ पे जंगल्स पाए जाते हैं, घने जंगल पाया जाता है यहाँ पे। विषुवत वृत्त के एकदम पास में है, यानी इसी के जस्ट पास में यहाँ से विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा की लाइन जारी होती है। यहाँ से अंडमान निकोबार के एकदम पास से भूमध्य रेखा की लाइन जारी होती है, इसके यहाँ कहीं आसपास से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, हो सकता है यही क्वेश्चन उठ करके एग्जाम में भी आ जाए, फिर बाद में ये मत कहना कि एग्जाम में आ गया काश ही मुझे पहले मैंने याद कर लिया होता, ऐसा कुछ मत कहना। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमालय पर्वत की उत्तरी श्रृंखला का नाम है। सबसे उत्तर में कौन सी श्रृंखला थी, याद आ रहा है कुछ, कौन सी थी, हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल, कौन सी थी, कमेंट बॉक्स में बताना है। इन सबके आंसर कमेंट करना है, भाई मैंने तो पढ़ा दिया, कमेंट करना है आपको अब इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तरी मैदान किस मृदा से बने हैं। उत्तरी मैदान यानी मैदान वाला इलाका है, तो किस मृदा से बने होते हैं, किस मृदा से बने होते हैं, हाँ सही बोला, ठीक है, कमेंट कर दो, मुझे सुनाई देता है आपका आंसर। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, पश्चिमी घाट इस तरफ था, तो पश्चिमी घाट में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा था, ऐसे करके मैं क्या इशारा कर रहा था, मुंडी हिला के क्या इशारा कर रहा था, याद आया कुछ, है ना। तो वही ऑप्शन है इसमें, बताइए, कमेंट करना सबका आंसर। प्रायद्वीपीय पठार किस मृदा से बने होते हैं, जो प्रायद्वीप में जो पठार होते हैं वो कौन सी मृदा से बने होते हैं वो बताना है। ऑप्शन है जलोढ़, काली, लाल या लेटेराइट मृदा, तो कौन सी मृदा। तो अब देखते हैं 2 और 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक ना आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि अगर आपने इस चारों क्वेश्चंस का आंसर लिख करके दिया, आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा, अपने कॉपी में लिखा, उसको ना फोटो खींची और उसको डीएम कर दिया मेरे इंस्टाग्राम पे, है ना। आपने इंस्टाग्राम का अगर हैंडल देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर लिख के। इससे क्या होगा, जो आप आंसर लिखेंगे उसको मैं वेरीफाई करूंगा, वो आंसर अगर किस तरह से आपने लिखा है वो मैं देखूंगा, और ना जो पहले आंसर देगा उसको हम ना उसको अपने तरफ से सरप्राइज गिफ्ट देंगे, ठीक है। वो सरप्राइज कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया। तो उत्तरी मैदान जो है उसको 3 भागों में बांटा गया, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इन तीनों को अब एक्सप्लेन कर देना है। तो पंजाब का जो मैदान है वो पंजाब के एरिया में है, और वो जो है वहां पे 2 आप बहुत ज्यादा स्थित है। गंगा नदी, गंगा के जो मैदान की अगर हम बात करें तो वो एकदम बहुत बड़ा, वो सबसे बड़ा वही है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र की बात करें तो वो असम वाले इलाके में है ना। तो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, मैं आंसर प्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं आंसर को वो देखना चाहता हूँ, इसीलिए सरप्राइज मैंने अनाउंस करा है। देन अगला क्वेश्चन, नदी घाटी को सीमा के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करना है। तो नदी बहुत सारी जा रही थी, याद आ रहा है, नदी बहुत सारी जा रही थी, तो उसमें से हिमालय का वर्गीकरण किया था, 5 किया था ना हमने। तो उन सबको एक्सप्लेन भी करना है एक एक 2-2 लाइन में, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का भी आता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। अब 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच अंतर। पश्चिमी घाट पश्चिम में है, पूर्वी घाट पूरब में है, ऐसे करके ये बहुत सारे अंतर है इसके, तो ये 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है।
और ऐसा ही सवाल एक और है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, उसमें अंतर। तो ये भी आपको, ये चारों के चारों आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं, स्क्रीनशॉट भेजने हैं मेरे को इंस्टाग्राम के डीएम पे, ठीक है। अब इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इसका आंसर ईमानदारी से लिखना।